आदाब। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, कैंपेन शुरू हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, दो बड़ी पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और जैसा कि हम लोग पहले ही जानते थे कि उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर जतिंदर सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जुगल किशोर दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पिछले 5 सालों में, क्योंकि आपको याद होगा कि 2014 में ये दोनों प्रत्याशी लोकसभा के लिए इसलिए चुने गए थे क्योंकि लोगों ने उस समय भी नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। और आज भी जो हम सर्वे कर रहे हैं या लोगों से बातचीत कर की हमने इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में, तो लोगों ने हमको साफ तौर पे ये बोला, हमें नहीं मालूम प्रत्याशी कौन है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहे हैं और वोट तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिन्होंने पिछले 5 साल वोट लिया, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया? और अगर वो इस बार भी सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट लेंगे तो क्या उन्हें यह ख्याल होगा कि 5 साल बाद उनको फिर लोगों के सामने खड़ा होना है? मेरे साथ इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ वकील हैं शेख शकील। शेख साहब, चुनावों में कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और बीजेपी ने भी कर दिया है। एक अजीबोगरीब किस्म का अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हुआ, जिसकी समझ उनको भी नहीं आ रही है जो राजनीति के अच्छे खासे जानकार हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, इससे पहले की बात करें रमन भल्ला और जुगल किशोर की, कि आप ये समझते हैं एक लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के नाम पर 5 साल आपको वोट मिला, आप कठुआ सांबा से आगे गए नहीं। प्रधानमंत्री के नाम पर आपको वोट मिला, आप रजौरी पुंछ के उन एरियाज़ तक नहीं पहुंच सके जहां लोग आपको ढूंढ रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये इंसाफ है उस इलेक्टोरेट के साथ जिनको 5 साल में एक बार मौका मिलता है उस शख्स को दोबारा से चुनने का और उस शख्स को दोबारा से बदलने का, जो या तो अपने तमाम वादे पूरे करता है या जिसने अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए? जुनेद साहब, मैं ऐसे कहूँगा, इट इज़ ए ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। इट इज़ ए फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप एक शख्स का कद इतना बुलंद करते हैं और इतनी उसको हाइप देते हैं और फिर उसके बाद 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं उसी शख्स के नाम के ऊपर बिना किसी कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड या उसकी प्रोग्रेस कार्ड को देखते हुए सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमने उसी शख्स को वोट देना है, और उससे हो क्या रहा है, मैं आपको आज एक चीज़ कहूँगा। आप देखिए जिस किस्म का पूरे देश में इस टाइम माहौल बना हुआ है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस हैं, अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं, अगर कोई शख्स बहुत बड़े किसी स्कैम में मुलव्वस है या किसी मर्डर केस में या हीनियस क्राइम में फंसा हुआ है, और अगर वो किसी अपोजिशन पार्टी में है, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को स्क्रीन करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है वो उसमें आ जाए। और जब वो उसमें आ जाता है तो उसे पूरे देश में जो हम ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली उस शख्स को इतने खूबसूरत तरीके से बचाया जाता है, क्योंकि हमारे सामने जो तथ्य हैं, आप देखिए आज सूरत हाल क्या है कि हमारी जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जो है अपने पार्लियामेंट्री कैंडिडेट जुगल किशोर जी को रिपीट किया है। मैं ये समझता हूँ कि जुगल जी से जम्मू सांबा से लेकर पुंछ तक, मंडी सब्जियां तक लोगों का ये जानने का हक है कि वो 5 साल कहाँ पे थे। क्या वो सब्जियां में गए, क्या वो मंडी में गए, क्या वो कोटरंका में गए? और इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का ये भी जानने का हक है, उस हिंदू का भी, उस गुजर का भी, उस पहाड़ी का भी, उस मुस्लिम का भी, उस हिंदू का भी, उस सिख का भी, कि उन्होंने अपने 5 सालों में जो उनका ये MP लैड जो उनका फ़ंड था, उन्होंने किस तरह उसको खर्च किया। ये लोगों को जानने का हक है। और ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी वो इस टाइम जाएंगे, जिस इलाके में भी वो जाएंगे, मैं आपके इस इंटरव्यू से मैं लोगों को भी ये चीज़ कहूँगा कि वो जुगल जी से ये सवाल ज़रूर पूछें कि जुगल जी आपने सुंदरबनी में कितना पैसा खर्च किया, जुगल जी आपने सावजिया में कितना पैसा खर्च किया, आपने रूरल कनेक्टिविटी के लिए कितने पैसे खर्च किए, आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितने पैसे खर्च किए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा
कि आज जो डेमोक्रेसी का ट्रेंड बनता जा रहा है, देखिए आज सबसे बड़ा खतरा जो डेमोक्रेसी को ये है, पीपल हैव स्टॉप्ड पुटिंग क्वेश्चंस टू द पीपल इन पावर। द क्वेश्चंस आर पुट। आप ये देख लीजिए जो इस टाइम देश पे माहौल बना हुआ है, अगर आप क्वेश्चंस करते हैं जुनैद जी, आपको एंटी नेशनल ब्रांड कर दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ जिस देश में क्वेश्चन पूछना बंद हो जाए, जिस देश में क्वेश्चनिंग बंद हो जाए, मैं समझता हूँ उस देश की डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात, इफ़ माई हाउस इज़ इन ऑर्डर, इफ़ माई हाउस इज़ इन ऑर्डर, इफ़ माई कॉलर इज़ वाइट, देन वाई आई शुड बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग द थिंग्स। आपकी बात सही है शेख साहब। आपने बात भारतीय जनता पार्टी की, वैसे तो कहा जाता है कि विपक्ष के बारे में सवाल न पूछे जाएं, लेकिन विपक्ष के बारे में भी सवाल तो पूछना बनता है। विपक्ष ने जिस कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बनाकर जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा किया है, उनका नाम रमन भल्ला है। और मुझे जहाँ तक मेरी दानिश जाती है, उनके खिलाफ रेवेन्यू के कुछ मामलात हैं और भी कुछ करप्शन के मामलात उनके खिलाफ हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में गया या नहीं, ये अगर सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ से तो सवाल ये भी है कि आप लोग जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को सामने रख रहे हैं, उसकी छवि भी कोई ज़्यादा साफ नहीं है। देखिए, एक तो मैं जुनैद साहब आपको क्लियर कर दूं, मेरा किसी सियासी जमात से मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है। क्वेश्चंस उन लोगों को किए जाते हैं दोज हु आर इन पावर, दोज हु आर ऑन द ड्राइविंग सीट। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कांग्रेस के कैंडिडेट की, और जो जॉइंट कैंडिडेट हैं इनके साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, आपने जिक्र छेड़ा हमारे फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला जी का। देखिए, जम्मू के लोग, जम्मू पुंछ के लोग रमन भल्ला जी की पर्सनैलिटी के बारे में वाकिफ़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने गांधीनगर का बड़ा विकास किया, क्योंकि आपको पता है आज के जो हमारे MLAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओरिएंटेड लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्टर्स। पहले होता ये था कि जो मिनिस्टर होता था वो पूरी रियासत का मिनिस्टर होता था, लेकिन भल्ला साहब जो हैं उनको इतना प्यार है गांधीनगर के साथ कि वो जब गांधीनगर में भी वो निकलते थे तो 3 जिप्सियाँ उनके आगे होती थी, तो 3 जिप्सियाँ उनके पीछे होती थी, कि मतलब उनको इतना खतरा था कि वो इतने पॉपुलर लीडर होने के बावजूद भी वो 50 PSOs के बिना वो गांधीनगर में भी वो चलते नहीं थे। लेकिन मैं एक चीज़ बड़े आपको मज़े से कहूँगा, भल्ला साहब जब पावर में आए तो 96 का जो उनका रिकॉर्ड है, जो मैंने बातें सुनी, अगर मैं गलत हूँ तो भल्ला साहब कैन स्यू मी, सुनने में आया कि 96 में जब वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो वो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के डिफ़ॉल्टर थे, अगर इफ़ आई एम नॉट इनकरेक्ट। तो फिर उसके बाद सुनने में आया कि वो एक ही किस्त में, एक ही इंस्टॉलमेंट में एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो क्लियर किया गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी बरकत की, उन्होंने इतनी मेहनत की 96 के बाद, दिन दुगनी रात चुगनी भल्ला साहब ने। फिर उसके बाद अल्लाह ने उनको मौके भी दिए, वो MOS बने पहली बार। फिर उनका अच्छा काम देखते हुए सरकार ने उनको प्रमोट किया, वो रेवेन्यू में आए, और रेवेन्यू में इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि उन्होंने एक इंडस्ट्री शुरू करवाई रेवेन्यू में, उसे हम ट्रांसफ़र इंडस्ट्री कहते हैं। और 6-6 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद पटवारी ट्रांसफ़र होना शुरू हुए, गिरदावर ट्रांसफ़र होना, उनको भूल भी जाता था कि अभी 3 महीने पहले तो मैंने ट्रांसफ़र की है। तो नायब तहसीलदार जिसे कहते हैं, और इतना शानदार काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने हर एक को मौका दिया तहसील बाहू में सर्व करने का, उन्होंने हर एक को मौका दिया जम्मू शहर में अवाम की खिदमत करने का। और अगर आप पूछें जम्मू में किसी भी शख्स को कि अगर किसी ने भी ज़मीन ख़रीदनी है और अगर फ़र्द इंतखाब किसी पटवारी से लेना है तो सभी को मालूम है कि रेट्स क्या हैं। इसमें तो कोई बात नहीं, अभी गवर्नर रूल चल रहा है। गवर्नर साहब भी अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि उनके दौर में भी यही रेट चल रहे हैं जो भल्ला साहब के वक्त में जो रेट चल रहे थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं साफ बात कहता हूँ, ठीक है, आप जाके पूछ लीजिए। हालांकि रोज़ एंटी करप्शन ब्यूरो छापे मारता है, किसी न किसी पटवारी को पकड़ता, लेकिन वो पटवारी करेगा क्या? वो कहता है साहब पैसा तो ऊपर तक जाता है। तो कहने की बात है, ये देन जो है, मैंने भल्ला साहब को PWD गेस्ट हाउस में भी कहा था, मैंने कहा भल्ला साहब आप जम्मू के टावरिंग लीडर हैं, प्लीज़ इस चीज़ को रेगुलेट कीजिए। ये जो फ़र्द इंतखाब का जो मसला है, इसमें हर एक शहरी जुड़ा हुआ है, इसमें प्लीज़ मेहरबानी करके कोई ऐसा सिस्टम कीजिए कि मैं एप्लीकेशन खिड़की में डालूं और फ़र्द इंतखाब 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फ़र्द इंतखाब मेरे घर पहुंचना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारा ध्यान किसी और तरफ है।
हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते और ना ही लोग इन चीज़ों की तरफ अभी ध्यान देंगे। लोग ध्यान अभी इस तरफ देंगे, शोशे के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। हम इस वक्त नहीं पूछेंगे अपने आदमी को कि यार तूने 5 साल पहले हमसे वादा किया था कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। इस वक्त हम वो 15 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे। हमें 5 साल पहले वादा किया गया था 2 करोड़ जॉब जो हैं अनएम्प्लॉयड के लिए जनरेट किए जाएंगे। हम इस टाइम बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हमें सिर्फ इस टाइम एक ही चीज़ की तरफ ध्यान है कि हमने एक शख्स की पर्सनैलिटी को देखकर हमने वोट देना है। दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ जुनैद साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारी रियासत में अच्छे लीडर भी हैं, लेकिन आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, जब सीट शेयरिंग की भी बात की जाती है, अच्छे आदमी को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता कहीं पे भी। आप ये देखिए, जम्मू में कांग्रेस के पास और भी अच्छे लोग थे, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, साफ छवि वाले भी, लेकिन आज आपको इलेक्शन लड़ने के लिए सरमाया चाहिए, आज आपको पैसा चाहिए, आज आपके पीछे लैंड माफिया चाहिए, आज आपके पीछे एक अच्छे खासी एक ऐसी जमात चाहिए जो आपके पीछे पैसा इन्वेस्ट करे। वो लोग, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहाँ सांबा, कहाँ मंडी, कहाँ लोरन, आप देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको जाना है, और इन 15-20 दिनों में कितनी गाड़ियाँ चाहिए आपको, कितनी मैन फोर्स चाहिए। और उसके बाद आप देखिए जायज़ पैसा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है वो तो सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसमें इतना इलीगल पैसा जो है वो खर्च होता है, और आपको मालूम ही है इससे कुछ शराब शबाब और क्या क्या नहीं चलता, आप सभी लोग जिसे कहते हैं जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो आज का हमारा इस टॉपिक, जिस डिस्कशन पे हम बैठे हुए हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों का ये हक नहीं है कि हमें साफ़ और शफाफ जो है वो मेंबर पार्लियामेंट मिले? क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ जुगल जी से। जुगल जी प्लीज़ बताइए जम्मू कश्मीर के आवाम को कि पिछले 5 सालों में अपनी एक तकरीर जो आपने पार्लियामेंट में, जो आपने जम्मू और पुंछ की डेवलपमेंट की आपने बात की हो, राजौरी की डेवलपमेंट की बात की हो, जो आपने कोई ऐसी तारीखी बात की हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने लाया हो जम्मू और पुंछ के लिए, ये जम्मू पुंछ के लोगों का जानने का हक है। शकील साहब, जैसे आपने कहा कि जम्मू पुंछ के लोगों का जानने का हक है, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि इससे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, चौधरी लाल सिंह एक लंबे समय तक मेंबर पार्लियामेंट रहे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 5 साल हो गए। लेकिन अगर मैं उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में ज़बरदस्त टूरिज़म पोटेंशियल है, उन इलाकों में बहुत कुछ मुमकिन है, बहुत कुछ पॉसिबल है। लेकिन आप भी 5 साल रहे, वो भी 10 साल रहे, अभी तक ये इलाके अनएक्सप्लोर्ड हैं। इसी तरीके से रजौरी पुंछ साइड में चले जाएं, हाल यही है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार अब लीडरशिप को लाया कहाँ से जाए? अगर सारा बोझ प्रधानमंत्री के ऊपर है कि जो करेंगे वही करेंगे, हम तो बस क्या कहते हैं खड़े हो जाएंगे और जीत कर हम वापस चले जाएंगे, नौकरी दोबारा से करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताएं कि पुरसाने हाल कौन होगा लोगों का? ये सबसे बड़ी, इस देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे जम्मू वेस्ट से हमारे सत शर्मा जी यहाँ से जो उस वक़्त के बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, वो एमएलए बन गए। मुझे याद है यहाँ भगवती नगर में लोगों का ट्रांसफार्मर जल गया, तो लोग 4 दिनों से गर्मी के मौसम में परेशान हाल थे जिसे कहते हैं। तो लोग आपस में वहाँ पे 4th ब्रिज पे जब मैं गया, मैंने ये खुद अपनी आंखों से ये समा देखा हुआ है, लोग अल्टीमेटली जिसे कहते हैं एमएलए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो लोगों ने उस टाइम आपस में ये कहा, यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो मोदी जी के नाम पे उस टाइम वोट दिया था, असेंबली का वोट भी जो था वो हमने मोदी जी के पीछे, हमने मोदी जी को वोट डाला था, लेकिन हमारा विधायक हमें अवेलेबल नहीं है। देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ, मोदी जी की बस में बैठकर आप पावर में तो आ जाएंगे, लेकिन डिलीवरी करना सीखिए। देखिए, हेयर द क्वेश्चन इज, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप अगर लेजिस्लेटर हैं या आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, अब ये चीज़ मानकर चलिए कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जनता की सेवा में हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, जिसे कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली जिसे कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपके सामने आपने देखा जुनैद साहब, पिछले 3-4 साल जब ये हुकूमत में ये लोग थे पीडीपी के साथ, आपने देखा क्या हाल था जम्मू का, क्या जम्मू की डेवलपमेंट हुई। टुडे वेयर इज़ द लेक? जो हमें जम्मू में कहा गया कि जम्मू में लेक बनेगी, जम्मू का गंडोला आ रहा है, पत्नीटॉप में गंडोला आ रहा है, ये प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं? आज आप देख लीजिए, जम्मू के थोड़ा सा बाहर आप चलिए, आप सनासर की बात कीजिए। लेकिन आपको नहीं लगता शकील साहब, लोग ये सब सवाल पूछना ही चाहते?
लोग ये समझते हैं कि इस समय जो मतलब लोगों से जो हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा मत है वो देश के लिए है। तो आपसे मैं समझना चाहूँगा कि क्या इस माहौल में ये मुमकिन है कि लोग एक रैशनल डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें? आपने 10 साल तक एक विधायक को रखा, उसने कुछ नहीं किया, लोग कहते हैं जिसको तो 5 ही साल हो गए और 5 साल दे के देखते हैं, ये जब कुछ नहीं करेगा फिर नया ले आएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ कही है, ये दीवानगी है एक किस्म की। मैं आपको ये कहूँगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप रिपोर्ट कार्ड देखिए किसी शख्स का, आप, और सबसे बड़ी बात मैं आपको जुनैद साहब एक चीज़ कहूँगा, आप ये देखिए जब से पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है कोशिश की गई है पूरा नैरेटिव चेंज करने की। आप देखिए आज इश्यूज़ जो हैं, डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है, आज करप्शन कोई इशू नहीं है जिसे कहते हैं, आज जो प्रॉमिसेस 2014 में लोगों के साथ किए गए उसके ऊपर कोई बात नहीं है, आज देश की सुरक्षा जो है, जो नेशनलिज्म है, उसको आपने इस पिच पर आप ले गए हैं कि आज आप लोगों को जिसे कहते हैं सिर्फ बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसके नाम पर आप जो है वोट मांग रहे हैं। इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन। लेकिन शकील साहब, इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बदल गया है, पर क्या आप ये भी मानेंगे कि आपके विपक्ष में आपके पास कोई एक नेता नहीं है ऐसा जिसके पास इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोई ताकत हो? आपके पास और जो दिखता भी है कि कांग्रेस हालांकि विपक्ष की एकमात्र पार्टी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एनजीओ बन गई है। समझ में नहीं आ रहा कि माँ पुत्र मोह में इतनी बावली हो गई है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और एक लंबे समय से, आज़ादी से लेकर आज तक विपक्ष हमारा मजबूत रहा है, तभी जाके सरकार ने बढ़िया काम किया है। आपका विपक्ष कमज़ोर है तो सरकार को भी मौका मिलता है जो मर्जी वो करे। तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष में चूंकि नेता कोई नहीं है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोग करें क्या? देखिए जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष के पास नेता है। क्या सचिन पायलट नहीं है? क्या माधवराव सिंधिया के जो सुपुत्र हैं, क्या वो नेता नहीं है? ठीक है, लेकिन जब आप जिसे कहते हैं, जब कुछ लोग जब चिपट के चीज़ों के साथ जुड़ के बैठ जाएं, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, तब्दीली क्यों नहीं आ रही? आप देखिए जिस तरह से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप देखिए अगर वो बात थी तो फिर राजस्थान में जिसे कहते हैं, आपने देखा बदलाव आया, आपने देखा मध्य प्रदेश में बदलाव आया, हमारे पूरा ये जो नॉर्दर्न रीजन था, जो हिंदी बेल्ट थी, उसमें बदलाव आया। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहूँगा, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ट्रेजिडी, आज आप देखिए आप कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी तो आप हालत देख लीजिए। आप मुझे बताइए, आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह, हु इज़ इन फोकस इन भारतीय जनता पार्टी? प्लीज़ टेल मी एंड नेशन में आप बताइए कौन लोग समाचार में? आप देखिए आज अडवाणी इज कट टू साइज, मुरली मनोहर जोशी इज कट टू साइज। आप मुझे बताइए जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थी, इनका क्या नाम है इनका, सुषमा स्वराज, शी इज कट टू साइज। ठीक है, अरुण जेटली जी तो वैसे ही उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो कहने की ये बात है, आप ये देखिए तमाम पावर्स जो हैं वो सेंट्रलाइज कहाँ हो चुकी हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास और अमित शाह के पास। ठीक है, जो वो चीज़ कहेंगे। और सबसे बड़ी ट्रेजिडी हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इस टाइम ये है, द रोल विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्लेड बाय द मीडिया, इट इज़ नॉट प्लेइंग। द मीडिया इज़ नॉट पुटिंग क्वेश्चंस टू द प्राइम मिनिस्टर, द मीडिया इज़ नॉट पुटिंग क्वेश्चंस टू द बीजेपी, द पार्टी इन पावर फॉर 5 years। देखिए द होल इशू इज़ राइट नाउ। देखिए आप सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए, मीडिया में एक ही डिबेट शुरू होती है पुलवामा, मीडिया में एक ही डिबेट शुरू होती है कश्मीर, मीडिया में एक ही डिबेट शुरू होती है सर्जिकल स्ट्राइक, एंड द रियल इश्यूज विच आर बीइंग कन्फ्रंटेड। अब आप देखिए जो कल गुरुग्राम में इंसिडेंट हुआ, जिस किस्म की गुंडागर्दी गुरुग्राम में हुई, क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह होनी चाहिए? ठीक है, आप ये देखिए, कहने की ये बात है, मीडिया जो है, एक चैनल जो है शायद उसने वो खबर चलाई है या 2 चैनल ने वो खबर चलाई होगी, लेकिन बाकी पूरे चैनल सुबह शुरू होते हैं, जिसे कहते हैं या तो बॉर्डर्स दिखाए जाते हैं या आर्मी की पिक्चर्स दी जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब कांग्रेस पावर में थी या जब दूसरी पार्टीज, क्या वो देश की सुरक्षा नहीं कर रही थी? क्या उस टाइम कोई कश्मीर जो था वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? क्या उस टाइम मिलिटेंसी को कंटेन नहीं किया गया? क्या STF पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी? बट नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो एक्सप्रेशन सामने आए गोदी मीडिया, जब एक मीडिया पूरी सरकार की गोद में ही चला गया, जिसे कहते हैं, एंड नोबडी इज पुटिंग क्वेश्चंस टू द स्टेट एंड नोबडी इज पुटिंग क्वेश्चंस टू द पार्टी इन पावर,
then I think definitely the democracy is in danger in this country. एक आखिरी चीज़ आपसे शकील साहब जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप जो एक पिक्चर दे रहे हैं बड़ी पेसिमिस्टिक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ थोड़ी सी समझना चाहूँगा कि जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, सर्वे हैं, विपक्ष के नंबर बढ़ने के चांसेस हैं कि विपक्ष का जो नंबर है, फिगर है, वो बढ़ेगा। लेकिन क्या ये भी एक सच नहीं है इस देश का, एक सत्य है इस देश का ये कि आप जम्मू कश्मीर को देख लें, कांग्रेस में मजीद वानी अभी ज़िंदा हैं, उनके बेटे उर्फ़ी मजीद वानी तैयार हैं, सरूरी साहब अभी हयात हैं, अगला चुनाव भी लड़ सकते हैं, शारिक सरूरी तैयार हैं, नाज साहब अभी ठीक ठाक हैं, सेहत उनकी, नदीम साहब तैयार हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, सेकंड रैंक लीडरशिप जितनी भी है, वो उनके अपने पुत्र हैं जो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखें, पहले शेख साहब थे, फिर डॉक्टर फारूक साहब हो गए, अब उमर साहब, और अब लग रहा है कि शायद उमर साहब के बाद उनके जो दो नवासे हैं उनमें से कोई एक बागदौड़ संभालेगा। मुफ्ती साहब गुजर गए, बेटी ने बागदौड़ संभाली है। इसी तरीके से अब विपक्ष की ओर जब देखते हैं तो क्या आपको नहीं लगता शेख साहब कि ये जो वर्कर, जिसको हम कहते हैं कार्यकर्ता, वो जो सुबह से लेकर शाम तक झंडा लगाने का काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो जो पार्टी के लिए जान देता है, इन पार्टियों में जब उस कार्यकर्ता के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं? और जहाँ तक रहा पार्टी इन पावर का ताल्लुक, तो आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को लेकर अभी तक, मैं बिल्कुल सामने कह रहा हूँ कि अभी तक अगर आप देखेंगे, जो भी प्रधानमंत्री बना वो साइकिल से उतरकर प्रधानमंत्री बना, वो स्वयं सेवक था या क्या था, लेकिन एक निचले स्तर से आकर प्रधानमंत्री बना। लेकिन जितनी पार्टियां पावर में रहीं, यहाँ पिता पुत्र के अलावा किसी ने किसी को चलने नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये विडंबना है कि एक हमारे लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र के निर्माताओं ने सब कुछ बनाया, लेकिन ये इंश्योर नहीं किया कि हमारे बाद हमारा बेटा नहीं होगा, हमारे बाद पार्टी का कोई जो सबसे मजबूत कार्यकर्ता होगा वो हमारी कुर्सी पर बैठेगा। क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने लोकतंत्र का निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने बहुत बड़ा लेक्यूना रखा, जिसके कारण आपको लगता है कि आज लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट करता है और जो क्लास वो दूसरी है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करती, अपने परिवार को करती है। देखिए जुनैद साहब, जहाँ तक इनहेरिटेंस का ताल्लुक है पॉलिटिक्स में, आपने जो आंकड़े पेश किए, मैं तो इसको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर्स। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी से भी एक सवाल है कि मेरा उनको वोट क्यों नहीं है। मेरा उनको वोट इसलिए नहीं है बिकॉज ही रिएक्ट्स लेट। आप देखिए, पूरे देश में एक पर्टिकुलर जमात, जो जैसे जम्मू कश्मीर से जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर पूरी पुलवामा अटैक के बाद, जिसे कहते हैं, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनसे एकोमोडेशंस खाली करवाई जाती हैं, उनको जिसे कहते हैं कॉलेजेस से रेस्ट्रिकेट किया जाता है। लेकिन क्या शकील साहब, आपको नहीं लगता, मेरा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल शायद खुद प्रधानमंत्री नहीं, जितना रिस्पॉन्सिबल मीडिया है? सर, सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत छोटा हूँ मोदी जी के आगे। मैं सिर्फ एक उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में हैं, हमारे भी उतने राइट्स हैं जितने मेजॉरिटी के हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि देश की आज सियासत ऐसी है कि उनको माइनॉरिटी की ज़रूरत नहीं है जुनैद साहब, क्योंकि मेजॉरिटी के वोट इतने हैं कि उनसे वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और देश की सियासत इतनी खूबसूरत ढंग से वो खेल रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त कंपनी है वो, इतने ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको पूरा मालूम है, और इतने अच्छे उनके एडवाइज़र्स हैं जो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको एक पर्टिकुलर समुदाय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उनको ये चीज़ कहूँगा, जो बादशाह होता है, जो हुक्मरान होता है, वो सबका होता है। देखिए, मेरा जो एमएलए है या जो मेरा जो एमपी है, जब तक वो इलेक्ट नहीं होता, मुझे राइट है उसकी अपोजिशन करने का। लेकिन जब वो मेरा एमपी बन गया तो वो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन 20 दिन 30 दिन प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, और जब सारा नुकसान हो जाता है 30 दिन के बाद वो उसके बाद कहते हैं नहीं, कश्मीर के बच्चे जो हैं वो पूरे देश के बच्चे हैं, उनको मत छेड़ो, ये हमारे अपने बच्चे हैं। यही शिकायत हिंदुस्तान के लोगों को 2002 में गुजरात के मसले में भी थी। हमने नहीं कहा कि मोदी जी ने कत्ल किए,
लेकिन वो जो माइनॉरिटीज़, जो 5,000 लोगों का कत्ल हुआ, उनकी प्रोटेक्शन का राइट, उनकी प्रोटेक्शन की ड्यूटी बतौर होम मिनिस्टर, बतौर चीफ मिनिस्टर, फोर्सेस को, फौज को कैसे रिक्विजिशन करना था, इट वाज ए प्राइमरी ड्यूटी। आप देखिए अभी न्यूजीलैंड में आपने देखा एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, 43 पीपल वर गन डाउन। यू सी हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड हैज़ वन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, हाउ दे हैव रिएक्टेड। ठीक है, हमारी सिर्फ इतनी सी बात है, हम नहीं चाहते हैं कि मोदी जी मुझे गले लगाएं, मेरे साथ जफियाँ मारें, लेकिन एटलीस्ट अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो सबके प्राइम मिनिस्टर बने, एक समुदाय के प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेख शकील। इनकी बातों के बाद मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं मुतमईन हूँ, अगर ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। तो इस खास मुलाकात से दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ। और अब चूँकि चुनावी माहौल है, बातें सिर्फ चुनाव से जुड़ी हुई होंगी। आदाब।